नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कौन से ग्रंथ लिखे गए, प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथकार एवं उनका समय। इससे पहले हम हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां को पढ़ चुके हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। अब हम इसमें ग्रंथों का अध्ययन करेंगे कि हिंदी साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए और किस ग्रंथ से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। तो गारसा तासी का जो ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में शुरू हुआ। ये इस्तवार द लालित रेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, यह गारसा तासी द्वारा लिखित है। यह दो भागों में है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 ईस्वी और दूसरा भाग इसका 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण है ये। और इसका जो दूसरा संस्करण आया वो 1871 ईस्वी में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए। तो गारसा तासी का जो ग्रंथ है यह फ्रेंच भाषा में लिखित है। इसके 2 भाग हैं और इसका दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण क्रम के नाम से दिया गया है। हिंदी में केवल 72 कवि हैं, तो इसमें उर्दू के कवि अधिक हैं। 738 कवियों में से 72 सिर्फ हिंदी के हैं और जिनका नामकरण दिया गया है वो अंग्रेजी वर्ण क्रम से, यानी ABCD के हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखित है। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित कराया, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का अनुवाद एंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी जितने इस ग्रंथ में रचनाकार थे, जो 72 लिए गए थे हिंदी के, उनसे संबंधित सामग्री उन्होंने उस ग्रंथ में से ली और अपना एक नया एंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया। तज़किरा-ए-शुअरा-ए-हिंदी 1848 ईस्वी इसका समय है और यह ग्रंथ लिखित है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। यह ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित है। यह ग्रंथ दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण है कि तज़किरा-ए-शुअरा कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये दिल्ली कॉलेज से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है। महत्वपूर्ण है कितने कवियों का है, तो 1004, और इसमें हिंदी के सिर्फ 62 कवि हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान रखा गया और नामकरण नहीं किया गया। काल क्रम का ध्यान तो रखा गया पर किसी काल का कोई नामकरण उन्होंने नहीं किया, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो इस तरह से उन्होंने किसी काल का कोई नामकरण नहीं किया। बस ध्यान रखा कि कौन से कवि पुराने हैं तो उन्हें पहले कर दो, जो नए आए हैं उन्हें बाद में। तो इस तरह मौलवी करीमुद्दीन ने किया और यह ग्रंथ दिल्ली कॉलेज से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है भाषा काव्य संग्रह। इसका समय है 1873 ईस्वी। ये महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखित है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा में लिखा गया था। पहली बात इसकी ये है, हिंदी भाषा में लिखा गया और लखनऊ से यह प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी जिसका समय है और यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। यह भी जो ग्रंथ था वह लखनऊ से ही प्रकाशित हुआ, नवल किशोर प्रेस से। इसके शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में 1000 से ज्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। इसी से यह बात इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। इसमें हिंदी के ही 1000 कवियों का विवरण दिया गया है। इसमें
वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, यानी कि उनके नामों के जो वर्ण हैं उनके अनुसार उनको आगे पीछे स्थान दिया गया है। कवियों को काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा प्रकाशित है ये। आगे है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। समय महत्वपूर्ण है कि कौन सा कब प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन का है ये। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है ये। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो महत्वपूर्ण है प्रकाशन कहाँ से हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। पहली बार कवियों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। इस ग्रंथ में कवियों को कालक्रम से, यानी जो आदिकाल के कवि हैं जिन्होंने वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी थी तो उनको आदिकाल में रखा गया। जिन्होंने भक्ति काल पर रचनाएं लिखी तो उनको भक्ति काल में रखा गया। तो इस प्रकार इन्होंने कवियों को उनके क्रम के अनुसार वर्गीकृत करते हुए लिखा है। यह संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय कालसूचक है और अध्याय का नामकरण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है, यानी शिव सिंह सरोज से उन्होंने आधार लिया है। उस ग्रंथ को आधार बनाकर अन्य साहित्यकारों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल की जो सीमा है वह 16वीं और 17वीं सदी, 10 मिस्टेक हो गई है, सदी को स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। तो जो 16वीं 17वीं सदी है उसको स्वर्ण युग इन्होंने कहा है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया। तो इन्होंने उस ग्रंथ का जो अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, 1957 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया किशोरी लाल गुप्त ने, है ना। साहित्य इतिहास के ग्रंथों में यह नींव का पत्थर माना जाता है। यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के जो ग्रंथ लिखे गए इन्हीं ग्रंथों को आधार बनाकर लिखे गए। आगे है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए इसके, तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस ग्रंथ के 4 भाग हैं। प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 1 2 3 4, तो 4 भाग हैं इसके। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार नेट की परीक्षा में भी इस प्रश्न आया था कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भागों में प्रकाशन हुआ है। तो 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। प्रथम भाग 1913 ईस्वी तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। तो यहाँ भी बहुत परीक्षार्थियों को भ्रमित किया जाता है कि मिश्र बंधु विनोद कौन से। तो इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र कर दिया जाता है सुखदेव बिहारी मिश्र की जगह। तो महत्वपूर्ण है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में 4591 कवियों को शामिल किया गया था। बहुत बृहद ग्रंथ है ये। इसमें बहुत सारे कवियों को शामिल किया गया, 4591। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। इन्होंने इतिहास के जो ग्रंथ थे उनको इतिहासों को 5 कालों में विभाजन इनका किया है। काल विभाजन एवं नामकरण व्यवस्थित रूप से करने का श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने काल विभाजन भी अच्छे से किया और नामकरण भी उनके किए। तो यह श्रेय जो है वो मिश्र बंधुओं ने ही किया है इस कार्य को।
आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका समय है 1929 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो यह ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो यह ग्रंथ था जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, पहले वह किस नाम से प्रकाशित हुआ था, किस भूमिका में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ये एक प्रश्न पीजीटी में एक बार आ चुका है 2019 में। इस ग्रंथ में रचनाकारों की इतिवृत्ति की बजाय उनकी रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है। इस ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो विधेयवादी पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो लिखा गया था ग्रंथ, वह बाद में हिंदी साहित्य इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 ईस्वी में, और इसके राम कुमार वर्मा ने इस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल तक की अवधि को ही स्थान मिला है। 693 से 1693 ईस्वी तक। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य का इसमें नाम दिया गया है। इस ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी से आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल कहा है। तो प्रश्न बनता है कि आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। और इनका जो ग्रंथ का समय है 1938 ईस्वी। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहाँ तक की अवधि को शामिल किया है? तो आदिकाल एवं भक्तिकाल को ही इन्होंने अपने ग्रंथ में शामिल किया है। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3 ग्रंथ हैं लिखे गए 1952 ईस्वी। तो इन दोनों का समय तो एक ही है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, और भूमिका लिखी गई 1940 ईस्वी में। तो यह तीनों ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हैं। आदि का इन्होंने क्या किया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, इन्होंने कहीं से अपना नहीं लिखा। जो ग्रंथ लिखे इन्होंने, जो पहले जो कवि लेखकों ने ग्रंथ लिखे थे, उनको ही इन्होंने प्रश्न करके उनको लिखा है। तो आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि जो इन्होंने आदिकाल में किया है, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन किया है इन्होंने। हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को इन्होंने माना है। उनकी इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। तो इन्होंने जो किया है, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया। कैसे? जो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी थे, है ना, उनको इन्होंने जो किया, साहित्य जो पुराने जो ग्रंथ थे उनमें से कुछ लेकर, तथ्यों को लेकर परिवर्तित करके, संशोधित करके, उसकी व्याख्या करके एक भूमिका तैयार कर दी इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसमें शुरुआत से लेकर थोड़ा आगे तक का इसमें लिखा गया है ना। फिर उद्भव और विकास लिखा और आदिकाल। इन्होंने उन सब की सामग्री को लेकर अपने 3 ग्रंथ तैयार कर लिए। तो भूमिका में इन्होंने उसकी जानकारी दे दी, शुरुआत की, उद्भव और विकास में उसके बारे में बता दिया, और जो आदिकाल है उसको उन्होंने अलग से एक ग्रंथ बना दिया, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। तो महत्वपूर्ण बनता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि किसके द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है ये, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। तो वैज्ञानिक इतिहास गुप्त का है, ये याद रखना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया है। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। 4 काल की जगह इन्होंने 3 ही काल दिए हैं। कौन कौन से हैं? प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इन्होंने प्रारंभिक काल दिया है, मध्यकाल और आधुनिक काल, सिर्फ 3 कालों का ही इन्होंने वर्णन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। तो जो महत्वपूर्ण है यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का, तो यह ग्रंथ संपादन किया 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया। 26 विद्वानों ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में सरल भाषा में अधिक प्रामाणिक एवं व्यवस्थित सामग्री उपलब्ध कराई है इन्होंने। यह विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रचलित है। तो इसमें क्या है, इतने सारे विद्वानों की ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में एक साथ तो नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक सामग्री इन्होंने दी है, जो सबसे सरल ग्रंथ कहा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हम समझ लेते हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा है वो क्लिष्ट है और इनकी भाषा है वो सरल है, जो विद्यार्थी इसे आसानी से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का, इसमें आदिकाल तो बहुत ही इसका अच्छा दिया है इन्होंने, तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है ये। आगे है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। इसका समय है संवेदना का विकास 1986, जिसके रचयिता हैं, लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। इस इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए इन्हें व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए इन्होंने, इसलिए बहुत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास प्रश्न भी इस ग्रंथ से बहुत बार आए हैं परीक्षाओं में। 1986 ईस्वी इसका समय है और राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा यह लिखा गया। गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ इन्होंने व्याख्यायित किए हैं इस ग्रंथ में। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा सभी को, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।